ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जेई एडवांस 2016 की इस प्रॉब्लम ने बच्चों के माथे पे पसीने छुड़ा दिए थे, खास करके एग्जामिनेशन हॉल में। इस सवाल को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन हम लोग तो न्यूटन जैसी फिजिक्स जानते हैं, तो आइए इस सवाल को क्रैक करते हैं। इस सवाल में दो थिन सर्कुलर डिस्क जिनका मास m और 4m है, रेडियस a और 2a है, इनको एक रिजिड रॉड से फिक्स किया हुआ है, जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है। रॉड मासलेस है और उसका लेंथ √24 टाइम्स a है, और ये रॉड इन दोनों डिस्क के सेंटर से पास करती है। ये असेंबली एक फ्लैट सरफेस पे है और वहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, जिसे हम प्योर रोलिंग भी कहते हैं, उस मोशन को परफॉर्म कर रही है कि इसका एक एंगुलर स्पीड रॉड की एक्सिस के अबाउट ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम पूरी असेंबली असेंबली से मतलब है इस पूरे फिगर से दोनों डिस्क और रॉड को मिला के यहाँ पे असेंबली कहा जा रहा है। ओ पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम एल है। ऑप्शंस पे नजर डालने से पहले अगर इस फिगर को देखें तो एक बात बड़ी साफ तरह से समझ में आती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं और असेंबली के अंदर कई सारे मास हैं, जैसे कि दो डिस्क के मास हैं प्लस एक रॉड है, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही होगा। साथ ही में प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और एंगुलर मोमेंटम तो सोने पे सुहागा है ही। ऑप्शन ए में देखें तो हमें सेंटर ऑफ मास जो इस असेंबली का है उसकी जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड चेक करने को कहा गया है। ऑप्शन बी में एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेक करने को कहा गया है, किस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट। ऑप्शन सी में फिर से एंगुलर मोमेंटम चेक करने को कहा गया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ऑप्शन डी में जेड कंपोनेंट जो एंगुलर मोमेंटम का बनेगा उसको चेक करना है। इस सवाल को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी अब ये रहेगी कि पहले हम इस असेंबली की ज्योमेट्री पे नजर डालेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है उसके बारे में पता लगाएंगे। क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी एक्सिस पे हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी बोला है मैंने, स्पीड नहीं, उनके बारे में पता करेंगे। क्या उनके बीच कोई रिलेशन बन सकता है उसको फाइंड करेंगे, फिर अपने प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सवाल सीधे शुरू नहीं किया जाता, उसके पहले उसकी थोड़ी थ्योरी भी दी जाती है। तो आइए पहले उन थ्योरीज पे नजर डालते हैं। आइए सेंटर ऑफ मास को ढूंढते हैं। जैसा कि इस फिगर पे नजर डालते हैं, दो मास m और 4m एक येलो कलर की ग्लोइंग रॉड L से कनेक्टेड है। यहाँ पे L को हाईलाइट किया गया है ये दिखाने के लिए कि हमें बेसिक थ्योरी में ये पता है कि दो मास अगर किसी लाइन से ज्वाइंट हो तो सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पर मिलता है। तो यानी कि जो ये रॉड है जिसका लेंथ L है, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस रॉड पे नजर आएगा, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों डिस्क्स के सेंटर को कनेक्ट करता है। सेंटर ऑफ मास को लिखने के लिए ओरिजिन पे भी नजर डालनी पड़ती है। अगर हम ओ को ओरिजिन मान लें और वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम सेंटर ऑफ मास का पता लगा सकते हैं, जिसको निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला RCOM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का यूज करेंगे, जहां पे M1 की जगह M को पुट करेंगे, M2 की जगह 4M को पुट करेंगे। R1 ओरिजिन से डिस्क की सेंटर बताएगा जिसका मास M है, और R2 4M वाली डिस्क के सेंटर की डिस्टेंस को बताएगा। दोनों डिस्टेंसेस ओरिजिन से ली जाएंगी। आइए कैलकुलेट करते हैं। RCOM ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी वैल्यू को पुट करने के और कैलकुलेशन करने के बाद
सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से हमें मिली है 9L/5। अब सारा खेल इसी सेंटर ऑफ मास से डिसाइड होगा। सेंटर ऑफ मास को निकाल लेने के बाद अब देखते हैं ये मोशन ओरिजिन के अबाउट लग कैसा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये पूरी असेंबली एक इनविजिबल कोन की तरह घूम रही है। ऐसा लगेगा ओ को कि एक कोन इसके चारों तरफ घूम रहा है, गोल गोल। तो आइए इस कोन की थोड़ी एनालिसिस करते हैं। ये जो कोन ओ के अबाउट घूम रहा है, तो ओ को ऐसा लगेगा कि कोन उसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन एक सर्कुलर पाथ में, जो स्टैंडर्ड 2D रोलिंग जैसा नहीं लगता, जैसे कोई सिलेंडर सीधा सीधा रोल कर रहा हो। तो अब ऐसी रोलिंग का जिक्र किताबों में तो नहीं मिलता है, यहीं पे आईआईटी ने बच्चों को फंसा लिया था। अब आइए इस रोलिंग को टैकल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक राजा रथ पे हो और दूसरे राजा को ललकार रहा हो, जिसे उसने बंदी बना रखा है। बंदी बना हुआ राजा एक जगह पे फंसा हुआ है और दूसरा राजा जश्न मनाने के लिए अपने रथ को उसके चारों तरफ घुमा रहा है। रथ के पहिए अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और पूरा रथ राजा के चारों तरफ भी घूम रहा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो इस 3D रोलिंग में अब हमें ये समझ में आया कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक एक्सिस दिखाई गई है जिसके अबाउट स्पिन हो रहा है। ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो रही है, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क्स, या आप अलोंग द कनेक्टिंग रॉड भी कह सकते हो। दूसरा, जो ये पूरा सिस्टम जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसको प्रिसीशन मूवमेंट भी कहते हैं, जिसके अबाउट एक और एंगुलर वेलोसिटी है जिसे हम दूसरे सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। इस सिंबल का नाम भी ओमेगा ही है। ये आपको रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल ओम यूज होता है उससे मिलता जुलता लग सकता है। साथ ही प्योर रोलिंग भी है। आइए अब इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि 3D प्योर रोलिंग में ज्योमेट्री ही काइनेमेटिक्स को डिसाइड करती है। काइनेमेटिक्स यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एनालिसिस। और यहाँ पे प्योर रोलिंग में एक जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट भी छुपा है, जिसके बाद आप मैथमेटिक्स को लगाएंगे। इन छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइए जानते हैं। अब बात करते हैं असेंबली की ज्योमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, एक एंगल थीटा मानते हैं जो रिजिड रॉड हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही है, या जो लाइन ओ से रिजिड रॉड तक कनेक्टेड है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रही है। दोनों बातें एक ही हैं। एल हमें क्वेश्चन में गिवन था √24 टाइम्स ए। अगर हम छोटे डिस्क के सेंटर ओ और कांटेक्ट पॉइंट जो छोटे डिस्क का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ है उसको लेके एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लें, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा हमें परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि a/l नजर आता है। अगर हम l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो tan थीटा की वैल्यू 1/√24 हो जाती है। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के जिसमें 1 और √24 परपेंडिकुलर और बेस साइड्स हों, तो उससे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस की मदद से 5 बन जाता है। फिर इसकी मदद से हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमने यहाँ 1/5 और √24/5 के रूप में फाइंड कर रखा है। और ये बात खास करके ध्यान रखने वाली है कि जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना के आपको दिखाया है ना, उसमें 90 डिग्री ए और एल के बीच है, क्योंकि जो रॉड की एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसलिए याद रखिएगा 90 डिग्री ए और एल के बीच में बनेगा, ना कि ए और हॉरिजॉन्टल सरफेस की। कई बच्चों ने इसमें भी मिस्टेक की थी पेपर के अंदर।
छोटी छोटी डिटेल्स बड़ा इफेक्ट दिखाती हैं। अब प्योर रोलिंग की काइनेमेटिक्स पे बात करते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है जो भी वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटीज, अगर एक्सेलरेशन इफ रिक्वायर्ड, उन वेरिएबल्स का पता लगाया जाए। खास करके ऐसे सवालों में जहाँ पे एक से ज़्यादा मास हो तो आपको सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ अगर कई सारी एक्सिस हो, प्लेन हो, यानी 4-5 चीज़ों पे नज़र रखनी हो, तो आप कहाँ तक इमेजिनेशन का साथ निभाएंगे। फिजिक्स में इमेजिनेशन अच्छी तो लगती है, लेकिन जेई को एग्जाम में आंसर अच्छे लगते हैं, तो बेटर है वेक्टर्स का इस्तेमाल करा जाए। तो ये किसी भी फिजिक्स के सवाल में जब सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता दिख रहा हो तो वेक्टर्स के पास चले जाना चाहिए। आखिर वो बने ही तो हैं डायरेक्शनल एनालिसिस के लिए, वरना मैग्नीट्यूड तो आसानी से हैंडल हो जाता है। तो अब एंगुलर वेलोसिटीज के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं और प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रोलिंग मोशन असल में कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग मोशंस का, जिन्हें हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है जैसा बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे चलेगा, वैसे ही उस बॉडी पे आने वाले हर पॉइंट को बिल्कुल सेंटर ऑफ मास को फॉलो करना है। यानी हर पॉइंट राइट की तरफ v स्पीड से अगर चल रहा है, वेलोसिटी के लिए हमने यूनिट वेक्टर आई कैप ले लिया है। आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो हम ये मानेंगे कि उस बॉडी का हर एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास की बात मानता हुआ सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। जबकि प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम ये मानते हैं कि बॉडी रोटेट कर रही है, यानी बॉडी का हर एक पॉइंट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। रोटेशन की वजह से भी बॉडी पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को एक वेलोसिटी हासिल होती है, जिसे हम वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन कहते हैं, जिसे हम ओमेगा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आर हर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि वो लोकेशन बताता है जो बॉडी के रोटेशन की वजह से वेलोसिटी को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कितनी वेलोसिटीज को एनालाइज करना है? दो वेलोसिटीज, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक ड्यू टू सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और एक उसके अबाउट रोटेशनल मोशन की वजह से। तो अगर हम कोई भी पॉइंट P मान लें जो बॉडी पर लाई करता हो, उसके हाथ दो वेलोसिटी लगेंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उनको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे इस वेक्टर इक्वेशन की मदद से, जहां हम Vp को लिख सकते हैं Vcm प्लस वी रोटेशनल। वी रोटेशनल को हम ओमेगा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक्सपेंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर्स पकड़ लिए जाएं। एक्स एक्सिस को दिखा रहा है आई कैप, वाई एक्सिस को दिखा रहा है जे कैप, और जेड एक्सिस यानी आउट ऑफ द पेज उसको दिखा रहा है के कैप। और अगर इनटू द पेज तो वो हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस के कैप। अब आते हैं एक क्रूशियल पॉइंट पे जहां हमें अपनी वेक्टर एनालिसिस को अप्लाई करना है, जो कि है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वह पॉइंट होता है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, जो इस फिगर में आप देख सकते हो पॉइंट सी है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी आई कैप हमारे पास है, उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माइनस के कैप। माइनस इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन मान रखा है, उसी माइनस को हमने ओमेगा के आगे लगा रखा है। और रहा पोजीशन वेक्टर, सेंटर से अगर आप सी की तरफ जाओगे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको माइनस जे कैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को अगर जे कैप माना है तो ऑब्वियसली वर्टिकल डाउनवर्ड को तो माइनस जे कैप ही मानना पड़ेगा। अब नेट वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। ई पॉइंट पे नेट वेलोसिटी को निकालने के लिए
हमने वेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वेलोसिटी एट सी को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह वी आई कैप रख दिया, रोटेशनल वेलोसिटी की जगह ओमेगा क्रॉस आर को सब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस के कैप डाल दिया, और स्मॉल आर जो पोजीशन वेक्टर था उसकी जगह कैपिटल आर माइनस जे कैप डाल दिया। फिर ओमेगा और आर को बाहर निकाल लिया और के क्रॉस जे जो कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से माइनस आई कैप होता है उसको सब्स्टिट्यूट किया। फिर लास्ट में आई कैप को कॉमन ले लिया, तो हमें नेट वेलोसिटी जो सी पॉइंट पर मिली है वो है v माइनस ओमेगा आर आई कैप। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन पे नजर डालते हैं। प्योर रोलिंग को नो स्लिप भी कहते हैं। प्योर रोलिंग के लिए एक बात बहुत खास तौर पे ध्यान में रखने वाली है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी नेट वेलोसिटी ऑफ सरफेस के बराबर होनी चाहिए जिसपे वो प्योर रोल कर रहा है, क्योंकि इस केस में सरफेस तो रेस्ट पर है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी नेट वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट पे तो किसी भी चीज को हम जीरो ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, नेट वेलोसिटी हमेशा जीरो ही हो ये प्योर रोलिंग नहीं कहता है। प्योर रोलिंग ये कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द सरफेस के बराबर होनी चाहिए, जो कि इस केस में जीरो है। अगर हम जीरो को सब्सटीट्यूट करें तो Vc की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे V माइनस ओमेगा आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमें हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन मिल जाएगी जो कि है V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब बात इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। कितनी मजे की बात है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हो ना, अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारा बॉडी सामने से हमें सर्कल जैसा दिख रहा है, हकीकत में अगर कोई सिलेंडर हो, स्फीयर हो या कोन हो, सामने से देखने पे तो सर्कल दिखाई देता है, लेकिन 3D एनालिसिस करें तो इमेज कुछ ऐसी नजर आती है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई एक पॉइंट नहीं है, ऐसे कई सारे सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक लाइन पे नजर आते हैं। यही लाइन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, जिसके अबाउट हर सिंगल पॉइंट जो इस लाइन पे नजर आएगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन में उसकी वेलोसिटी इस सवाल में जीरो ही मिलेगी और ऐसा महसूस होगा जैसे ये पूरा रिजिड बॉडी इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अब ये लाइन ही हमारे सवाल को एक नया रूप देने वाली है। अब रोटेशनल मोशन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट, कोई भी मोशन रिजिड बॉडी का अगर एक ऐसी लाइन के अबाउट जहां पे सारे पॉइंट्स रेस्ट पे हों, जिसे अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा, तो हम रिजिड बॉडी के मोशन को इस लाइन के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन मान सकते हैं। जिसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो स्पिन वाली है, जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में भी दी थी, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ असेंबली थी, तो इस लाइन के अबाउट भी हम ओमेगा को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कांटेक्ट जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह रहे हैं और एक्सिस ऑफ द असेंबली या ऑब्जेक्ट, ये दोनों पैरेलल है और वेक्टर्स को दो पैरेलल लाइंस के बीच में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। अब अपने ऑप्शंस को डील करते समय याद रखिएगा, स्पिन के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी या उससे जुड़ा जो एंगुलर मोमेंटम हासिल होगा उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ असेंबली या अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होना चाहिए, यानी कि कोई और डायरेक्शन में स्पिन से जुड़ा हुआ एंगुलर वेलोसिटी या मोमेंटम का कंपोनेंट नहीं मिलेगा। सारी वैल्यू इन्हीं दो डायरेक्शंस पे मिलनी चाहिए, चाहे वो एक्सिस ऑफ असेंबली हो या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही लाई करता है। उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हुए, जब हमें ये पता चल चुका है कि लाइन टचिंग द ग्राउंड प्योर रोलिंग के समय मूव नहीं कर सकती, तो अब नेट एंगुलर वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है वो इसी लाइन के अबाउट मिलना चाहिए। ये लाइन अगेन आप 3D में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह नजर आएगी। तो आइए अब अपनी सारी एंगुलर
वेरिएबल्स को समेटते हैं। पहला, प्रिसिशनल एंगुलर स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड द वर्टिकल z एक्सिस। दूसरा, स्पिन एंगुलर स्पीड ऑफ द असेंबली रिलेटिव टू ओन सेंट्रल रॉड एक्सिस। तीसरा, नेट एंगुलर वेलोसिटी। यहां आप ध्यान से देखिए, नेट एंगुलर वेलोसिटी तो हमारे पास है, लेकिन ऊपर दो वो स्पीड्स हैं, उन्हें भी तो वेलोसिटी में बदलना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें यूनिट वेक्टर्स देने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, अब तक मैंने जो भी यूनिट वेक्टर आपको प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप लिए थे, वो सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए था। लेकिन एक्चुअल में हम यूनिट वेक्टर अब वापस वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे जेई ने हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया था। वर्टिकल अपवर्ड एक्सिस हमारी जेड एक्सिस थी और लाइन ऑफ कांटेक्ट को हमने एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेट एंगुलर वेलोसिटी प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी और स्पिन एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर सम है। प्रिसीशन क्योंकि z एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो हमने उसे k कैप दे दिया एज पर ओरिजिनल क्वेश्चन। और स्पिन क्योंकि रॉड की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी अलोंग द रॉड जो दो डिस्क्स को कनेक्ट करती है उसके अबाउट हो रहा है, तो अब हमें उसकी तरफ का यूनिट वेक्टर देखना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने लाइन ऑफ कांटेक्ट को तो एक्स एक्सिस मान लिया। अब रॉड के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्योंकि वो एक्स जेड प्लेन में लाई करता है, क्योंकि रॉड एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बनाए हुए रीजन में है, तो यूनिट वेक्टर स्पेसिफिकली कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा के कैप बनता है। ओमेगा एस वेक्टर जो कि स्पिन एंगुलर वेलोसिटी है, उसको भी यही यूनिट वेक्टर मिला एन कैप का, बट विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ क्यों यूज किया गया है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन एक कहानी बता दूं, इसकी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं राइट हैंड थंब रूल से जुड़ती है, यानी ओवरऑल यूनिट वेक्टर माइनस एन कैप हुआ जो ओमेगा एस के पास है, ये आगे पता चलेगा। तो अब प्योर रोलिंग के कॉन्स्ट्रेंट को दोबारा इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट्स पे आने वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो होगी और नेट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर यानी ओमेगा नेट वेक्टर वो एंटायरली इसी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कांटेक्ट पे मिलना चाहिए, यानी उसके पास सिर्फ आई कैप का कंपोनेंट होना चाहिए। कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट जो यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहीं से हमारे ऑप्शन ए को सॉल्व करने का रास्ता निकलता है। तो जैसा कि अब हमें z कंपोनेंट को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, तो z कंपोनेंट यानी k कैप का कॉफिशिएंट, तो अगर हम इसको 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको दिख रहा है कि प्रिसिशनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू स्पिन एंगुलर स्पीड इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि 1/5 है। उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें प्रिसिशनल एंगुलर स्पीड की वैल्यू जो कि z एक्सिस के अबाउट एग्जिस्ट करती है वो स्पिन एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाई 5। अगर आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें यही वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। अब रही बात बाकी ऑप्शंस को चेक करने के लिए, इसमें सारा खेल एंगुलर मोमेंटम का है, जिसमें हमें असेंबली के सेंटर ऑफ मास के बारे में तो पता है। तो असेंबली के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट, और खुद असेंबली के सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लेट किया हुआ है LCM अबाउट O, जो कि बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली। ध्यान रखिएगा, अब हम पूरे असेंबली के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। ये वही सेंटर ऑफ मास है जिसकी दूरी ओरिजिन से हमें 9l/5 पे मिली थी। अब उसको निकालने के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी जरूरत पड़ेगी, उनको भी लेट कर लिया जाए। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है और IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O है। और ये हमें ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास क्योंकि वो z एक्सिस के अबाउट सर्कल कर रहा है, z एक्सिस कौन सी एक्सिस है जिसके अबाउट प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम सर्कल के सेंटर के अबाउट mvr से लिखा जाता है। इस केस में पॉइंट O के अबाउट असेंबली का सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हम जानते हैं
हमें असेंबली के सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास पुट करना पड़ेगा जो कि 5m होगा, m प्लस 4m दोनों डिस्क के मास को जोड़ के, इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। इस फॉर्मूले से हमें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम का ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पता। आइए उसे पता करते हैं। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, लेकिन बच के इसमें ओमेगा और r परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर मुझे प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी z एक्सिस पे पता है तो मुझे उसे कैपिटल आर सी एम से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कैपिटल आर सी एम प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जा रहा है, लेकिन हमारा जो स्मॉल आर सी एम है यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, वो तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें उसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से हम कैपिटल आर सी एम की जगह स्मॉल आर सी एम इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर सी एम इंटू कॉस थीटा ही वो डिस्टेंस है जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आया समझ? अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मौजूद है, इसको हम एंगुलर मोमेंटम में पुट करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ 5m VCM इंटू RCM था। VCM का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पहले से पता है। प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी स्पिन एंगुलर वेलोसिटी बाई 5 थी, उसको सब्सटीट्यूट किया। RCM की वैल्यू 9l/5 थी, उसको रख दिया, और कॉस थीटा तो हमें पता ही था। सारी कैलकुलेशन और टर्म्स को हैंडल करने के बाद जो आंसर हमें मिला है वो है 76.19 ma² ओमेगा, लेकिन ऑप्शन में तो हमें 81 ma² ओमेगा दिया था ना, तो यहाँ पे ये बात गलत सी लगती है। इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। एक बार इस कैलकुलेशन को और ध्यान से देखिए। ऊर्जायान ने आपके लिए हर एक स्टेप को आसान बनाते हुए डिटेल्ड कैलकुलेशंस दी हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जेई में कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इस डायग्राम को देखिए, फिगर में जो ओमेगा जेई ने दिया था हमने उसे ओमेगा एस वेक्टर माना है, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जेड एक्सिस के अबाउट प्रिसीशन यानी कि रेवोल्यूशन, उसके लिए एक एंगुलर वेलोसिटी मान रखी है। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी उतनी एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट होनी चाहिए। इन दोनों को बार बार ना देखना पड़े तो उसके लिए हमने इनका नेट एंगुलर मोमेंटम पीछे निकाल लिया था, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। याद रखिएगा ओमेगा एस के लिए हमने एन कैप के आगे माइनस लगा रखा है। एन कैप वो यूनिट वेक्टर था जो अलोंग दी रॉड था। तो ओमेगा एस में एक एक्स्ट्रा माइनस क्यों है? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल की मदद से जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो अंगूठा आपका ओरिजिन की तरफ जाएगा, विच इज अपोजिट टू दी रॉड, इसलिए माइनस दे रखा है। तो हमने ओमेगा एस और प्रिसीशन का तो वेक्टर लिख लिया, नेट भी लिख लिया। फिर ये भी पता था कि प्योर रोलिंग के लिए के कैप का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, जिससे हमने ऑप्शन ए के बारे में पता लगाया था। तो हमें ये पता चला कि नेट एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप है, जिसे अगर हम डायग्राम में देखें तो ओमेगा कॉस थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स दी ओरिजिन दिख रही है। अब यहीं से खेल शुरू होता है, यानी अब अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मुझे इस नेट एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम फाइंड करेंगे। एक कंपोनेंट रॉड की एक्सिस के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट रॉड की एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। अलोंग एक्सिस तो समझ में आता है, ये परपेंडिकुलर क्यों ढूंढ रहे हैं रॉड से? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों डिस्क सर्कुलर मोशन कर तो रही हैं जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से कभी उठ भी नहीं रहे हैं। रॉड कभी भी लिफ्ट नहीं हो रही है, उसने अपना बेस यानी कि फ्लोर को पकड़ के रेवोल्यूशन करा है।
इसलिए हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट की भी एनालिसिस करनी पड़ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिल जाए जो रॉड को लिफ्ट कर ले। हालांकि ऐसा होगा नहीं। तो आइए अब रॉड पे अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाते हैं। और अब जब सब कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है तो अब हमें सारी फिजिक्स को सेंटर ऑफ मास पे लेके चलना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटीज को भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी। ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल हम लोग आई ओमेगा लिखते हैं। अगर आपको एल को आई ओमेगा लिखना है तो जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट या स्पीड लिख रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं पहले एंगुलर वेलोसिटी के साथ। नेट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ओ ओमेगा कॉस थीटा टी। तो अगर हम फिगर पे ध्यान से नजर डालें और एक राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये वही राइट एंगल ट्रायंगल है जो ओ से एम मास की डिस्क के सेंटर को जोड़ता हुआ हमने पहले बनाया था, जिससे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की थी। अगर उसी ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा कर लें तो 90 डिग्री मैंने आपको बताया था एल और ए के बीच बनेगा। उसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए ओमेगा कॉस थीटा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अब अगर हम इसके दो कंपोनेंट निकालें, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द रॉड। पैरेलल के लिए मैंने ओमेगा पैरेलल का सिंबल यूज किया है, परपेंडिकुलर के लिए ओमेगा परपेंडिकुलर का। तो फिर उस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं कि ओमेगा पैरेलल ओमेगा कॉस थीटा का ही कॉस कंपोनेंट है, यानी ओमेगा कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, जो कि बनेगा ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ओमेगा परपेंडिकुलर ओमेगा कॉस थीटा का साइन कंपोनेंट है, तो वो बनेगा ओमेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसे मैंने ओमेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। तो ओमेगा के हमें दोनों कंपोनेंट मिल गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बारी है। अब बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रॉड यानी आई पैरेलल को निकालने की। आई पैरेलल यानी रॉड के अलोंग जो एक्सिस है वो आप देख रहे हैं बड़े डिस्क के सेंटर और छोटे डिस्क के सेंटर से पास हो रही है। तो अगर हम दोनों डिस्क का उनके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें और उन दोनों को जोड़ दें तो हम पूरी असेंबली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रॉड पा जाएंगे। फॉर्मूले के हिसाब से एक डिस्क के लिए अगर कोई एक्सिस उसके सेंटर से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखिएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो रॉड है ये डिस्क के प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही है, यानी रॉड की प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पे एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, जहां डिस्क का मास एम है और रेडियस आर। उस हिसाब से छोटी डिस्क का बना एम ए स्क्वायर बाई टू, क्योंकि उसका मास एम है और रेडियस ए। और बड़ी डिस्क का बना 4m इंटू टू ए का होल स्क्वायर बाई टू। कैलकुलेट करा और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें 17 बाई टू एम ए स्क्वायर मिल गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड आया 17 एम ए स्क्वायर बाई टू, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के रिजल्ट का इस्तेमाल किया है। अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड को कैलकुलेट करने की, क्योंकि नेट एंगुलर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड भी था, जो कि था ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो उससे जुड़ा भी एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि इसने सर्कुलर मोशन भी करना है और अपनी एक्सिस पे भी घूमना है। सर्कुलर मोशन जो मैंने आपको बताया ही था, जिसके लिए प्रिसीशन एंगुलर वेलोसिटी थी। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कुछ एडजस्टमेंट्स लगती हैं, जिससे फाइनल आंसर 469 बाई 20 एम ए स्क्वायर आता है। आइए देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। ब्लू डॉट जो आपको येलो कलर की रॉड पे दिख रहा है वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखिए, मैंने एक्सिस दिखा रखी है जो परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड के है। तो अगर मुझे पैरेलल एक्सिस चाहिए थ्योरम लगाने के लिए, तो देखिए मैंने दो एक्सिस डिस्क के सेंटर से भी पास करा रखी हैं, जो कि पैरेलल हैं उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। मजे की बात तो ये है कि डिस्क पे आने वाली ये दो एक्सिस जो आप देख रहे हैं, ये असल में उनके डायमीटर से पास हो रही है,
जिसे हम किसी डिस्क के लिए डायमेट्रिकल एक्सिस भी कहते हैं। और रिजल्ट हम जानते हैं, किसी भी डिस्क का अगर मास m और रेडियस r हो तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। तो आइए इसी रिजल्ट का फायदा उठाते हैं और थ्योरम को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो अगर हम ध्यान से देखें, एक्सिस हमने डिफाइन कर ली, तीनों एक्सिस आपको दिख रही हैं। अगर हम डिस्क 1 यानी जिसका मास स्मॉल m है, उसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी कैलकुलेट करना चाहें, जिसे हम d1 बोल रहे हैं, तो ओरिजिन से हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन rcm पता है। अगर उसमें से हम ओरिजिन से डिस्क के सेंटर तक की दूरी जो कि l है उसे माइनस कर दें, तो हमें डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी आ जाएगी, जो कि हमने दिखाई है d1 इज इक्वल्स टू rcm माइनस l। rcm याद रखिएगा, हम पीछे 9l/5 निकाल चुके हैं, इससे हमें 4l/5 d1 की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली जब डिस्क 2 के सेंटर की डिस्टेंस की बात आती है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से डिस्क 2 के सेंटर तक की दूरी 2l है। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्क 2 के सेंटर तक की दूरी, डिस्क 2 वही जिसका मास 4m है, उसके लिए हमने ओरिजिन से डिस्क 2 के सेंटर तक की दूरी जो कि 2l है, उसमें से ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी जो कि rcm है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेंटर ऑफ मास से डिस्क 2 के सेंटर तक की दूरी जो कि d2 हमें चाहिए वो मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को तो 2l माइनस 9l/5 हमें l/5 देता है। तो अब ये हमारे d1 d2 तो पूरे हो गए जो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में चाहिए था। अब d1 d2 के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का तरीका ये है कि हमको असेंबली के सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड। उसके लिए हम बारी बारी से हर एक डिस्क की वजह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके ब्लू पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर छोटी डिस्क की वजह से देखें जिसका मास स्मॉल m है, फॉर्मूला क्या बनेगा, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो हमें चाहिए असेंबली के सेंटर ऑफ मास पे, वो बराबर होगा ICM डिस्क। ICM डिस्क का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल डिस्क प्लस m इंटू डी स्क्वायर। m डिस्क का मास हो जाएगा, d जो डिस्क के सेंटर और असेंबली के सेंटर ऑफ मास के सेंटर के बीच की दूरी है। तो देखिए मैंने पुट कर रखा है ICM ऑफ डिस्क यानी डिस्क के खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/4ma² है, प्लस m इंटू डी की जगह d1 हमारे पास 4l/5 है, तो 4l/5 का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बारी आती है दूसरे डिस्क की, सेम वही काम किया। अब मास 4m हो गया, रेडियस 2a हो गया, तो खुद डिस्क की अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना, 4m इंटू 2a का होल स्क्वायर बाई 4, प्लस अब उसके मास की जगह 4m रख दिया और d की जगह d2 रख दिया जो कि l/5 का होल स्क्वायर है। फिर तो जैसा आप देख ही रहे हैं, जैसी आगे कैलकुलेशन चली, एलसीएम लेने के बाद फैक्टर्स को एडजस्ट करने के बाद लास्ट में एल स्क्वायर की जगह 24a² सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे फाइनली आई परपेंडिकुलर हमें मिल गया 469/20 ma²। कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा ही। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट आई पैरेलल ओमेगा पैरेलल का होल स्क्वायर प्लस आई परपेंडिकुलर ओमेगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, इससे मुझे नेट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अबाउट सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा जो ऑप्शन में हमें मांगा गया था। तो कैलकुलेशन के लिए हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी जो हम पहले से निकाल चुके हैं। प्योर रोलिंग की कंडीशन और प्रॉब्लम की ज्योमेट्री यानी L इज इक्वल्स टू √24a से हमें पहले ही पता है, साइन थीटा 1/5 है, कॉस थीटा √24/5 है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनल वैल्यू का पता लगाते हैं। अब ओमेगा पैरेलल और ओमेगा परपेंडिकुलर जो नेट एंगुलर वेलोसिटी जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग थी, उसके कंपोनेंट्स में कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू को हम सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ओमेगा पैरेलल ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा था, ओमेगा परपेंडिकुलर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा था।
सारी वैल्यूज रखने के बाद ओमेगा पैरेलल 24 ओमेगा बाई 25 मिल गया, ओमेगा परपेंडिकुलर √24 ओमेगा बाई 25 मिल गया। अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आई पैरेलल और आई परपेंडिकुलर 17 m² बाई 2 और 469 m² बाई 20। आई पैरेलल को हम स्पिन इनर्शिया का नाम दे दे रहे हैं क्योंकि वो स्पिन एक्सिस के अलोंग था, और आई परपेंडिकुलर जो सर्कुलर मोशन पूरी असेंबली को करा रहा था उसे हम स्विंग या टंबल इनर्शिया कह दे रहे हैं। अब इसी के करस्पॉन्डिंग दोनों एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। जैसा कि आपने देखा एल पैरेलल में हमने दोनों पैरेलल वैल्यूज को रखा और एल परपेंडिकुलर में दोनों परपेंडिकुलर वैल्यूज को रख लिया। एल पैरेलल हमें कैलकुलेशन से मिल रहा है 204 ma² ओमेगा बाई 25 और एल परपेंडिकुलर मिल रहा है 469 √24 बाई 500 ma² ओमेगा। कैलकुलेशन तो बहुत ही लंबी है, बट क्या करें, जेई को अपना पेट भी तो भरना है। यहां तक भी अगर कोई बच्चा आ गया होगा ना, सल्यूट है मेरा उसको। अब ये तो अभी कंपोनेंट्स पता लगे, पीछे दिए हुए फॉर्मूले से अब हम निकालने जा रहे हैं फाइनली नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो इन दोनों को स्क्वायर करके, सम करके और रूट लेने से आएगा। फाइनल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं सारी अलजेब्रिक वैल्यूज को पुट किया तो एक बड़ी ही अजीब सी स्थिति दिख रही, खूब सारे नंबर्स, स्क्वायर रूट्स के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज। लेकिन क्या करें, ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे हम एक छोटी सी भी कैलकुलेशन को छोड़ते नहीं है, और ये तो कहीं से भी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं है। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.365 ma² ओमेगा। अब ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन में याद रखा आपने, उसमें 17/2 का फैक्टर था, 17/2 यानी 8.5, तो 9.365 8.5 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी में जो हमसे कहा गया था कि नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास 17/2 ma² ओमेगा है, ये गलत है। हाँ, कैलकुलेशन काफी लंबी थी, लेकिन अगर एक स्मार्ट जेई एस्पिरेंट होता तो वो ये रियलाइज कर जाता कि एग्जाम का जो ऑप्शन है वो सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को देख के सेट किया जा रहा था, वो भी ठीक से नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा तो उसमें भी अकाउंटेबल नहीं किया गया। तो अगर कोई बच्चा पैरेलल कंपोनेंट निकाल रहा है और वो जान गया कि 17/2 पे तो वो अभी बैठा है, और जब वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऐड करेगा और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पुट करेगा तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम 17/2 से बड़ी आएगी। इससे भी जल्दी अंदाजा लगाया जा सकता था और ऑप्शन सी को रिजेक्ट किया जा सकता था। खैर कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट निकालना है। बड़ी अजीब सी दुनिया है भाई, इसके लिए फिर हमें वो पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इस सवाल में एक तो खास बात माननी पड़ेगी आईआईटी वालों की, हर ऑप्शन को ऐसे सेट किया है जैसे वो अपने आप में एक नया सवाल हो। अब सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन को पहले ओ पे लेके जाना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, जिससे हमें नेट एंगुलर मोमेंटम ओ से मिल जाए, जैसा आप फिगर से देख रहे हो। जब हमें नेट एंगुलर मोमेंटम ओ पे मिल गई, हम उसका z कंपोनेंट यानी कि Lz फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि वेक्टर्स का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जब हमें L वेक्टर मिल जाएगा, हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से उसका प्रोजेक्शन z एक्सिस पे ले जाएंगे, जिससे हमें Lz मिलेगा। चलिए इसको भी क्रैक करते हैं। अब वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट लगाने का वादा किया है तो यूनिट वेक्टर्स को तो जगाना पड़ेगा। तो इस वर्टिकल एग्जैक्ट प्लेन में, जैसा कि आप असेंबली को ध्यान से देख सकते हैं, मैंने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, क्योंकि पूरी असेंबली भी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हमने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, n1 कैप परपेंडिकुलर टू रॉड और n3 कैप पैरेलल टू रॉड। आगे इनका बहुत बड़ा रोल है।
पैरेलल यूनिट वेक्टर क्योंकि ओरिजिन से रॉड की तरफ है और रॉड एग्जैक्ट प्लेन में है, तो ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर रॉड के किसी भी पॉइंट को लोकेट करने लायक होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये बनेगा n3 कैप इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा के कैप। अब n1 कैप इसी के परपेंडिकुलर है, तो आप इस थीटा में 90 डिग्री और जोड़ दीजिए, तो cos 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा के कैप। तो n1 कैप क्या बनेगा, cos 90 प्लस थीटा आई कैप यानी माइनस साइन थीटा आई कैप, और साइन 90 प्लस थीटा के कैप यानी cos थीटा के कैप। तो ये रहे आपके दोनों यूनिट वेक्टर्स। अब दोबारा कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज को याद कर लेते हैं। आपको ओमेगा परपेंडिकुलर और ओमेगा पैरेलल तो याद ही होंगे। ओमेगा पैरेलल वही ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा परपेंडिकुलर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप पीछे जाके वीडियो में दोबारा देख भी सकते हैं हमने कैसे इन्हें फाइंड किया था। तो अब ये याद रखना है कि n3 कैप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ओमेगा पैरेलल भी मिल रहा है, और n1 कैप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के अलोंग ओमेगा परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों का मेल देखते हैं कैसा बैठता है। एंगुलर वेलोसिटी के खेल में अब एंट्री होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो वो आखिरी कड़ी है जो हमें एंगुलर मोमेंटम तक ले जाएगी। यहाँ पे भी अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन को कैलकुलेट करना है। दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड, जिसे हम I3, O और I1, O बुला रहे हैं। I3, O अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड यानी n3 कैप के अलोंग, I1, O परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रॉड यानी n1 कैप के अलोंग। अब इनकी कैलकुलेशंस पे नजर डालते हैं। I3, O निकालना इजी है क्योंकि ये जो एक्सिस है जो रॉड से पास हो रही है n3 कैप के अलोंग, ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो O के अबाउट फिर ये डिस्क अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट जनरेट करेंगी mr स्क्वायर बाई 2। अगर किसी डिस्क का मास m हो और रेडियस r, तो छोटी डिस्क ma स्क्वायर बाई 2 जनरेट करेगी और बड़ी डिस्क 4ma इंटू 2a स्क्वायर बाई 2। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 17ma स्क्वायर बाई 2। तो ये तो इजी था। I1, O पे नजर डालते हैं, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। I1, O निकालने के लिए अब आप देख सकते हैं फिर से हमने दो डायमेट्रिकल एक्सिस का सहारा लिया है जो m और 4m के सेंटर से पास होती हैं। किसी भी डिस्क का हम पहले भी ऑप्शंस के लिए बात कर चुके हैं, अगर किसी डिस्क का मास m और रेडियस r है तो उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4 होता है। अब जो n1 कैप है जो एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस आप देख सकते हैं इन दोनों डिस्क के डायमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ खुली दावत है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाने की। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया O पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड के अबाउट निकाला जाए यानी कि I1, O, तो पहले एक डिस्क का हम निकालेंगे फिर दूसरे डिस्क का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं स्मॉल m मास वाली डिस्क के लिए मैंने लिखा है ma स्क्वायर बाई 4, यानी उसकी खुद के सेंटर से पास होने वाली डायमेट्रिकल एक्सिस पे प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए मास ऑफ डिस्क और O से डिस्क के सेंटर की दूरी यानी L उसके स्क्वायर को ऐड किया है। सिमिलरली 4m के डिस्क के सेंटर से पास होने वाली डायमेट्रिकल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m इंटू 2a स्क्वायर बाई 4 प्लस 4m इंटू ओ और खुद उसके सेंटर की डिस्टेंस 2l के होल स्क्वायर को ऐड किया है, जिससे फाइनल कैलकुलेशन I1, O की बनती है 1649 ma स्क्वायर बाई 4। अब सारी चीजों को इकट्ठा करने का समय आ गया है। जैसे मैंने आपसे कहा था टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए जो कि LO वेक्टर है, वो वेक्टर सम होगा एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड, जिसे मैंने लिखा है I1, O ओमेगा 1 n1 कैप प्लस I3, O ओमेगा 3 n3 कैप। Z कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कहां तक इमेजिन करेंगे, हम वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। जब मेरे पास नेट एंगुलर मोमेंटम O पर आ गया है, मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही वो कड़ी है
जो मुझे किसी भी डायरेक्शन का प्रोजेक्शन पे ले जा सकती है। अब क्योंकि मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट फाइंड करना है, तो मैं z एक्सिस की तरफ आने वाले यूनिट वेक्टर k कैप को कंसीडर करते हुए Lz यानी z कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा k कैप के साथ, जिसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। n1 कैप डॉट k कैप और n3 कैप डॉट k कैप क्लब हो गए हैं। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज और एंगुलर स्पीड्स हमारे पास रिलेशन में है। आइए सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। पहले भी आप लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख चुके हो, जहां ओमेगा कॉस थीटा नेट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ओ और उसके कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड यानी ओमेगा पैरेलल, जो कि ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा है, और ओमेगा परपेंडिकुलर जो कि कंपोनेंट था परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रॉड, ओमेगा कॉस थीटा साइन थीटा या ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा। एक चेंज यहाँ गौर करने वाली है, आप ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा को देखो, उसका डायरेक्शन अपोजिट टू n3 है क्योंकि हम O की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो n3 कैप को एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि n3 कैप का डायरेक्शन आप फिगर में देख सकते हो, ओरिजिनल फिगर में भी ओरिजिन से टुवर्ड्स दी रॉड माना था, लेकिन ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। n1 कैप में कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज है, क्योंकि ओमेगा का कंपोनेंट आप देख रहे हो वो भी ओरिजिन से अवे जा रहा है और हमने माना भी अवे था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने n3 कैप को एक एक्स्ट्रा माइनस दिया है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालने जा रहे हैं उसका z कंपोनेंट, तो उसमें n1 कैप और n3 कैप जो एक्सिस ऑफ रॉड और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रॉड के यूनिट वेक्टर्स थे, अब वो ओमेगा के कंपोनेंट्स के यूनिट वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में ओमेगा ही तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा था, मैं फिर रिपीट करूंगा, इसलिए मैंने n3 कैप को एक माइनस दिया है। बाकी ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा के कंपोनेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो एज इट इज परफॉर्म करेगा उसी डायरेक्शन में जिधर n1 कैप को माना था। फाइनली सारे डॉट प्रोडक्ट्स को लेने के बाद n1 कैप डॉट k कैप की वैल्यू कॉस थीटा हमें मिलेगी और n3 कैप डॉट k कैप की वैल्यू माइनस साइन थीटा मिलेगी। आई होप इस सवाल का सबसे इजी पार्ट, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना, आप मैनेज कर सकते होंगे और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। फिर Lz I1 कॉमा ओ ओमेगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I3 कॉमा ओ नेगेटिव ऑफ ओमेगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जिसमें से ओमेगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा है I1 कॉमा ओ माइनस I3 कॉमा ओ। ये हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, इनकी वैल्यू भरते हैं और आंसर निकालते हैं। सारी वैल्यूज को पुट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1/5, कॉस स्क्वायर थीटा 24/25, क्योंकि कॉस थीटा √24/5 था, I3 कॉमा ओ 17/2 एम स्क्वायर, I1 कॉमा ओ 1649/4 एम स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दी Lz की इक्वेशन में और फाइनल आंसर मिला 1938/25 एम स्क्वायर ओमेगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा 77.52 एम स्क्वायर ओमेगा। तो z कंपोनेंट की वैल्यू 77.52 एम स्क्वायर ओमेगा है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ऑप्शन डी में आईआईटी ने तो 55 एम स्क्वायर ओमेगा लिखा था, लेकिन हमारी वैल्यू तो 77.52 आई है, और 77.52 55 के बराबर तो है नहीं। इससे साबित होता है ऑप्शन डी भी गलत है। अब नजर डालते हैं फाइनल सिंथेसिस पर। सारे ऑप्शंस पे नजर डालें तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लाता रहेगा। आपका प्यार ही हमारी असली ताकत है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम सिर्फ सवाल हल ही नहीं करते बल्कि उन्हें समझते भी हैं। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अपना बहुत प्यार दीजिएगा और इसे खूब सारे लाइक्स और शेयर दीजिएगा। हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।